नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल दोस्तों। क्राइम चौपाल के एक नए एपिसोड में मैं आपका दोबारा से स्वागत करता हूं। आज की कहानी में दोस्तों मैं एक बहुत ही जानी मानी और बहुत खूबसूरत अभिनेत्री का जिक्र कर रहा हूं दोस्तों। कहा जाता है कि वो बहुत खूबसूरत थी, हर कोई उसे देखता तो बस एकाएक देखता ही रह जाता। उसकी आंखें गजब की खूबसूरत थी, मानो कोई अप्सरा स्वर्ग से उतर आई हो। दोस्तों देखते ही देखते वो फिल्म इंडस्ट्री में सभी की चहेती बन गई और तो और बहुत जल्दी वो हिंदी सिनेमा की सबसे खूबसूरत और बोल्ड एक्ट्रेस में शुमार हो गई। दोस्तों मैं यहाँ बात कर रहा हूँ परवीन बॉबी की, जिन्होंने करीब 2 दशक तक हिंदी सिनेमा पर राज किया और आज भी हमारे बीच में ना होने के बाद भी हमारे दिल पर राज कर रही है। दोस्तों मैं आपको आगे बताऊंगा कि परवीन बॉबी ने अपने करियर की शुरुआत बतौर मॉडल की थी, लेकिन जल्द ही उन्हें फिल्मों में ब्रेक मिल गया। दोस्तों 1973 में उन्होंने क्रिकेटर सलीम दुल्लानी के अपोजिट फिल्म चैत्र में डेब्यू किया। फिल्म फ्लॉप रही, लेकिन परवीन बॉबी का चेहरा और खूबसूरती लोगों की आंखों में बस गई। हर कोई ये जानने को उत्सुक हो गया था कि आखिर ये लड़की है कौन। शायद यही वजह रही कि उन्हें फ्लॉप फिल्म डेब्यू के बाद भी ढेर सारी फिल्मों के ऑफर मिले। दोस्तों डेब्यू के 1 साल के अंदर ही परवीन बॉबी ने अमिताभ बच्चन के अपोजिट पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म दी। दोस्तों परवीन बॉबी ने अपनी डेब्यू फिल्म के 2-3 साल के अंदर ही इतनी प्रसिद्धि हासिल कर ली थी कि टाइम मैगजीन के कवर पर परवीन बॉबी की फोटो छपी थी। दोस्तों टाइम मैगजीन के कवर पर नजर आने वाली बॉलीवुड की पहली स्टार परवीन बॉबी रही। दोस्तों परवीन बॉबी का स्टारडम और जादू हर निर्माता और निर्देशक से लेकर हीरो तक सिर चढ़कर बोल रहा था। हर कोई उनके साथ काम करना चाहता था। दोस्तों अमिताभ बच्चन के साथ परवीन बॉबी की जोड़ी को इतना पसंद किया जाता था कि फिल्म मेकर लगभग हर फिल्म में दोनों की जोड़ी को रिपीट करने के सपने देखते रहते थे। दोस्तों परवीन बॉबी और अमिताभ ने दर्जनों फिल्मों में साथ में काम किया और लगभग सभी फिल्में सुपरहिट रही दोस्तों, जिसमें सुहाग, मजबूर, दीवार, देशभक्त, नमक हलाल, काला पत्थर, कालिया और अमर अकबर एंथोनी जैसी फिल्में शामिल हैं। परवीन बॉबी एक ऐसी एक्ट्रेस रही जिन्होंने अमिताभ बच्चन के अलावा उस वक्त के सभी बड़े हीरो जैसे शशि कपूर हुए, धर्मेंद्र हुए, राजेश खन्ना, विनोद खन्ना और ऋषि कपूर और फिरोज खान के साथ काम किया था। दोस्तों 80 के दशक तक के सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 1983 में परवीन बॉबी को न जाने क्या हो गया। वो किसी को भी बताए बिना ही फिल्मों और इंडस्ट्री की चकाचौंध से अचानक गायब हो गई। किसी को इसका पता नहीं था कि परवीन अचानक कहाँ चली गई और क्यों चली गई। उस वक्त ऐसी कई अफवाहें उड़ी दोस्तों कि हो सकता है परवीन बॉबी भी अंडरवर्ल्ड के चक्कर में फंस गई हो। वे सालों तक के गायब रही और उनकी कई फिल्में उनकी अनुपस्थिति में ही रिलीज हो गई। दोस्तों बहुत बाद में पता चला कि परवीन बॉबी ने 1983 में ही भारत को छोड़ दिया और वो अध्यात्म की तलाश में अपने दोस्तों के साथ अमेरिका चली गई। उस वक्त परवीन बॉबी का कैरियर ऊंचाइयों पर था। दोस्तों इस दौरान परवीन बॉबी ने कई देशों की यात्रा की। दोस्तों 1984 में जब परवीन बॉबी को न्यूयॉर्क के एक एयरपोर्ट पर रोका गया तो उस वक्त उनका बर्ताव बहुत ही बदला सा महसूस हुआ। दोस्तों कोई भी पहचान पत्र ना दिखा पाने की वजह से परवीन बॉबी को कई दिनों तक मानसिक रूप से बीमार लोगों के साथ अस्पताल में रखा गया था। दोस्तों 1989 में परवीन बॉबी वापस मुंबई आ गई, लेकिन तब तक वो बहुत बदल चुकी थी। उनका वजन भी काफ़ी बढ़ गया था और वो पहले के मुकाबले मोटी हो गई थी। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि परवीन को सिजोफ्रेनिया नाम की एक बीमारी थी। इस मानसिक रोग की शिकार परवीन कैसे हुई और कब हुई ये तो पता नहीं चल पाया दोस्तों, पर ऐसा कहा जाता है कि दौलत और शोहरत के बावजूद भी परवीन अंदर से काफ़ी अकेली थी और शायद यही उनके मानसिक रोग की वजह बनी। हालांकि परवीन ने कभी भी इसे स्वीकार नहीं किया और वो फिल्म इंडस्ट्री पर ही आरोप लगाती रही कि उनके साथ इंडस्ट्री में जुड़े लोग षड्यंत्र रच रहे हैं और उनकी छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों वक्त बीतता गया और एक वक्त ऐसा भी आया कि परवीन की हालत ऐसी हो गई थी कि अगर कोई पत्रकार या मीडिया कर्मी उनका इंटरव्यू लेने जाता तो वो उनसे दूर भाग जाती और अपना खाना और पानी तक के टेस्ट करने के लिए कहती। दोस्तों परवीन के मन में एक शक बैठ गया था कि कोई उन्हें जान से मारना चाहता है। उन्हें यहाँ तक शक बैठ गया था कि उनके मेकअप में भी जहर है और उनकी स्किन छिल जाएगी, खूबसूरती चली जाएगी। परवीन के अंदर मारे जाने का डर इस कदर बैठ गया था कि आखिरी के 4 साल तक लगभग हर कॉल को वो रिकॉर्ड करती थी। दोस्तों जो लोग भी परवीन को कॉल करते थे तो परवीन ने अपनी कॉल को रिकॉर्डिंग में डाल रखा था। दोस्तों परवीन की ज़िंदगी में अब अकेलापन और भी बढ़ता जा रहा था। दोस्तों परवीन ने फिल्म इंडस्ट्री से खुद को बिल्कुल काट लिया था, लेकिन 1973 से 1992 के बीच तक अखबारों और मैगजीनों के लिए परवीन लिखती रहीं। दोस्तों परवीन मुंबई में अपने घर में अकेली रहती थी। उस घर में किसी का आना जाना नहीं था। दोस्तों जो लोग उनके अपने थे उन्होंने भी परवीन से कन्नी काटना शुरू कर दी थी। शायद यही वजह रही दोस्तों
कि 20 जनवरी 2005 को वो अपने फ्लैट में मरी हुई मिली। किसी को कुछ पता नहीं चला कि सोसाइटी में परवीन रहती भी है या नहीं। दोस्तों, सिक्योरिटी गार्ड ने जब देखा कि परवीन ने 3 दिन से घर के बाहर रखा दूध और अखबार नहीं लिया तो उसने पुलिस को खबर दी। दोस्तों, कहा जाता है कि परवीन के बाएं पैर में गैंग्रीन हो गया था। दोस्तों, पुलिस ने बताया कि बेड के पास ही एक व्हीलचेयर थी, कपड़े, दवाइयाँ, पेंटिंग, कमरे में चारों तरफ सामान बिखरा हुआ पड़ा था। हो सकता है कि वो अपने आखिरी दिनों में चलने फिरने में भी असमर्थ रही हो और व्हीलचेयर की जरूरत पड़ती हो। पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि परवीन ने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया था, बस शराब पी और दवाइयाँ खाई। दोस्तों, महेश भट्ट, जिनके साथ परवीन बाबी कभी रिलेशनशिप में रही थी, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि बात 1989 की है। दोस्तों, जब वो घर आए तो उन्होंने परवीन को एक फिल्म की कॉस्ट्यूम पहने देखा। वह घर के कोने में सिकुड़ी हुई बैठी हुई थी और हाथ में चाकू था। महेश भट्ट को देख परवीन ने उन्हें चुप रहने के लिए कहा और बोली कि बात मत करो, इस कमरे में कोई है और वो मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। महेश के मुताबिक ये पहली बार था जब उन्होंने परवीन को ऐसी हालत में देखा था। धीरे धीरे स्थिति और भी खतरनाक होती चली गई। बाद में पता चला कि परवीन को सिजोफ्रेनिया नाम की एक बीमारी है। तो दोस्तों, ये थी हमारी क्राइम चौपाल की एक कहानी। वीडियो अगर आपको पसंद आता तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आपका दोस्त, आपका होस्ट आपसे इजाज़त चाहता है दोस्तों।